टुडे वी आर डिस्कस अबाउट इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन क्या होता है और किस तरीके से मैनेज की जाती है, क्या क्या इसके कारण होंगे और क्या इसके सिम्टम्स होंगे। फर्स्ट थिंग, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हमारी बॉडी में जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है उसमें डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में दो इंटेस्टाइन होती है, एक तो स्मॉल इंटेस्टाइन और एक लार्ज इंटेस्टाइन। उनमें किसी प्रकार का कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए या रुकावट आ जाए तो वो कंडीशन जो है वो कहलाती है इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। अब इंटेस्टाइन का फंक्शन क्या होता है, तो फूड मटेरियल का कुछ एब्जॉर्प्शन करना और जो बाकी वेस्ट मटेरियल है उसका एक्सक्रीशन करके आगे बाउल के थ्रू पास आउट करना, ये इसका मेन फंक्शन होता है इंटेस्टाइन का। मेनली इंटेस्टाइन, अगर इंटेस्टाइन में ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए तो क्या कंडीशन होगी वो सब हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो इंटेस्टाइन में अगर किसी प्रकार का कोई ऑब्स्ट्रक्शन है तो उसके कारण क्या क्या हैं। तो फर्स्ट थिंग, हर्निया वाली कंडीशन, बाउल में जो है हर्निया आ जाए तो उस कंडीशन में जो है इंटेस्टाइन ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। क्रोन्स डिजीज़ जो इन्फ्लामेटरी डिजीज़ है ऑटोइम्यून, वो भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। इसके अलावा कैंसर है, नियोप्लाज्म जिसको बोलते हैं, बिनाइन या मैलिग्नेंट जो है वो कैंसर इसका कारण हो सकता है। इंटुससेप्शन भी इसका मेन कारण है। वोल्वोलस है। इसके अलावा सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी सिंड्रोम है, जो मेसेंट्रिक आर्टरीज हैं वो कंप्रेशन हो जाना उनका, तो वो कंडीशन भी ये इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन का मेन कॉजेज़ हो सकती है। इसके अलावा इस्चेमिक स्टिचर्स भी इसके कारण हैं। फॉरेन बॉडीज़ जैसे गोल स्टोन है, गोल ब्लैडर का स्टोन, वो भी इसका मुख्य कारण हो सकता है। इंटेस्टाइनल एट्रेसिया भी इसका कारण है। इसके अलावा डाइवर्टिकुलस, जो मुड़ना इंटेस्टाइन का उलझ जाना, वो भी इसका मुख्य कारण है। इसके अलावा इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़, जो इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़ मतलब जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसके पार्ट्स हैं, सिग्मोइड कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन या सीकम जो है, उनमें इन्फ्लामेशन हो जाना, ये भी इसके कारण है। इसके अलावा एडिशंस, कॉन्स्टिपेशनल फीकल इम्प्लीकेशन जो है, जैसे फीकल मटेरियल है वो इंटेस्टाइन में एक तरह से इम्प्लीकेशन हो जाए उसका, तो कंडीशन भी इसका कारण है। इसके अलावा इंटेस्टाइनल स्यूडो ऑब्स्ट्रक्शन भी इसका कारण है। इसके अलावा एंडोमेट्रोसिस भी इसका मुख्य कारण है, जिनके कारण से इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन होता है। इसके बाद हम आ जाते हैं इसके सिम्टम्स पे, क्या क्या इसके सिम्टम्स होंगे। तो फर्स्ट थिंग, अगर इंटेस्टाइन में ऑब्स्ट्रक्शन होगा, किसी प्रकार का कोई रिकॉर्ड होगा, तो फूड मटेरियल क्या है कि जहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन होगा वहीं पे रुक जाएगा। तो सबसे पहली चीज़ एब्डोमिनल पेन होगा। इसके अलावा जो है एब्डोमिनल डिस्टेंशन होगा, कॉन्स्टिपेशन जो है वो होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन के कारण जो फूड मटेरियल है वो इंटेस्टाइन में ही रुक जाएगा। इसके अलावा डिहाइड्रेशन, क्योंकि जो फ्लूइड है, क्योंकि फ्लूइड मटेरियल जो एब्जॉर्प्शन होना चाहिए वो इंटेस्टाइन के थ्रू होता है, और अगर इंटेस्टाइन में ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो डिहाइड्रेशन वाली कंडीशन होगी मुख्य। और दूसरा कारण ये भी है डिहाइड्रेशन का कि वॉमिटिंग होना शुरू हो जाती है, क्योंकि जो फूड है वो पास आउट होना है या आगे ऑब्स्ट्रक्शन के कारण से वहीं पे रुक जाता है, तो वो ऑब्स्ट्रक्ट होकर वापस वोमिट के थ्रू बाहर निकल सकता है, तो वो कंडीशन इसमें होती है। इसके अलावा जो वोमेट्स है वो एस्पिरेट होना शुरू हो जाती है इसमें। इसके अलावा बावेल में इस्चीमिया हो जाता है, या परफोरेशन जो है, मतलब एक तरह से जो इंटेस्टाइन का पार्ट है वो फूलना शुरू हो जाता है। जिस जगह पे ऑब्स्ट्रक्शन होगा वहाँ पे फूड मटेरियल, जो वेस्ट मटेरियल है वो इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, तो उसमें परफोरेशन आने शुरू हो जाता है। इसके अलावा पेन जो है वो क्रैम्प्स, एब्डोमिनल क्रैम्प्स जो है वो कंडीशन इसमें बनती है। इसके अलावा जो स्पास्मोडिक वाली कंडीशन है वो सबसे ज़्यादा टाइम तक बनी रहती है, जहाँ तक कि ऑब्स्ट्रक्शन क्लियर नहीं हो जाए लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन का। तो ये सारे सिम्टम्स इसमें देखने को मिलते हैं। अब आ जाते हैं हम इसके डायग्नोस कैसे करेंगे। तो डायग्नोस में सबसे पहले हम हिस्ट्री लेते हैं पेशेंट की। जो चाइल्ड है उसकी हिस्ट्री लेंगे, उसमें किस कारण से, या मैटरनल हिस्ट्री है या जो चाइल्ड की हिस्ट्री है वो ली जाती है। इसके अलावा फिज़िकल एग्जामिनेशन
किया जाता है एब्डोमिनल एरिया का, कि वहाँ पे जो पेन है या स्वेलिंग है वो तो नहीं बन रहा है, या कहाँ पे पेन हो रहा है, तो उसमें देखा जाता है एनाटोमिकली कि कौन सी इंटेस्टाइन वाले पार्ट में ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है या पेन वाली कंडीशन बनी है। इसके अलावा ब्लड टेस्ट करवाया जाता है। ब्लड टेस्ट में जो है अगर किसी इन्फेक्शियस कारण से है तो WBC इन्फेक्शन होगा तो WBC बढ़ सकती है वहाँ पे कंडीशन में। इसके अलावा RBCs भी डैमेज होने की संभावना, क्योंकि मेसेंट्रिक आर्टरी अगर ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो उस कंडीशन में भी जो ब्लड सप्लाई है वहाँ पे नहीं होने के कारण नेक्रोसिस हो सकता है, तो वो कंडीशन भी बनती है। इसके अलावा एब्डोमिनल का एक्सरे करवाया जाता है, जिसमें भी पता लग जाता है कि किस एरिया में ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है। CT स्कैन और अल्ट्रासोनोग्राफी के थ्रू क्लियरली पता लग जाता है कि यहाँ पे जो ऑब्स्ट्रक्शन वाली कंडीशन है वो बनी है। इसके अलावा बायोप्सी कराई जाती है अगर कैंसर वाली कंडीशन है या कोई मास ऐसा है, तो उस कंडीशन में बायोप्सी कराई जाती है इंटेस्टाइन की। उससे पता लग जाता है कि कार्सिनोमा वाली कंडीशन तो नहीं है जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है। मैनेजमेंट में जब कंजर्वेटिव मैनेजमेंट को अगर हम देखें तो सबसे पहले भाई जो नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब है वो पेशेंट के इंसर्ट की जाती है, और उसका जो है वो काम क्या करती है, वो स्टोमक को डीकम्प्रेस करने में और बावेल को डायलेट करने में सबसे ज़्यादा यूजेबल होती है, और फूड मटेरियल जो है वो पहुंचाने में भी यूजेबल रहती है। इसके अलावा जो IV थेरेपी है, पेशेंट को IV थेरेपी दी जाती है, क्योंकि ओरली फूड मटेरियल के थ्रू कुछ ले नहीं पा रहा है, और IV थेरेपी से फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट दोनों बैलेंस वाली कंडीशन बनती है। तो ये चीज़ें की जाती है। अगर इन कंडीशन में ये तो कंजर्वेटिव मैनेजमेंट था, बट सर्जरी इज़ मोस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट, क्योंकि कुछ कंडीशन जो है, जो कुछ पॉजिटिव फैक्टर्स हैं वो विदाउट सर्जरी ट्रीट नहीं होते हैं, तो उस कंडीशन में सर्जरी के थ्रू ट्रीटमेंट किया जाता है। इसके अलावा जो पेशेंट है उसमें पेन मैनेजमेंट के लिए एनाल्जेसिक्स दी जाती है, एनाल्जेसिक्स थेरेपी। इसके अलावा कुछ इन्फेक्शन अगर के चांसेस हैं तो एंटीबायोटिक थेरेपी दी जाएगी। इसके अलावा जो पेशेंट है उससे इन्फेक्शन से प्रिवेंशन के लिए जो है एंटीबायोटिक थेरेपी दी जाएगी। ओपोइड ड्रग्स देते हैं अगर सीवियर पेन वाली कंडीशन है तो, और वोमेट अगर रेगुलरली कर रहा है पेशेंट तो एंटी एमेटिक्स ड्रग्स दी जाएगी। इसके अलावा सर्जरी जो है मोस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट है, तो प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट जो है इस सर्जिकल मैनेजमेंट के थ्रू किया जाता है। थैंक यू।